पानी में जलता दिया, एक बाजीगर की चुनौती, बीरबल का विज्ञान। मुगल बादशाह अकबर का दरबार अपनी शानो शौकत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। एक दिन दरबार में रोजमर्रा का काम चल रहा था कि तभी मुख्य द्वारपाल ने एक अजीबोगरीब हुलिये वाले व्यक्ति के आने की सूचना दी। वो व्यक्ति काले कपड़ों में लिपटा हुआ था, आंखों में सुरमा, गले में हड्डियों की माला और हाथ में एक विचित्र छड़ी। उसका नाम ज्वालासुर था, जो बंगाल के काले जंगलों से आया एक मशहूर बाजीगर, जादूगर था। अकबर ने उसे अपनी कला दिखाने की अनुमति दी। ज्वालासुर ने झुककर सलाम किया और भारी आवाज में बोला, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में दुनिया के सबसे अक्लमंद लोग रहते हैं, लेकिन आज मैं जो जादू दिखाऊंगा वो आपकी अक्ल के परखच्चे उड़ा देगा। मैं प्रकृति के नियम बदल सकता हूं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, ऐसा क्या कर सकते हो तुम? ज्वालासुर ने एक कांच का बड़ा कटोरा मंगवाया। उसने दरबारियों के सामने एक जग से साफ पानी उस कटोरे में भरा। फिर उसने अपनी झोली से एक मिट्टी का दिया निकाला, जिसमें न तेल था, न घी और न ही कोई बत्ती। उसने वो खाली दिया पानी से भरे कटोरे में डाल दिया। दिया पानी में तैरने लगा। ज्वालासुर ने अपनी छड़ी घुमाई और मंत्र बुदबुदाया, आग पानी बन जाए, पानी आग बन जाए। उसने एक जलती हुई माचिस की तीली या उस समय की मशाल उस पानी भरे कटोरे के पास ले गया। जैसे ही आग पानी को छुई, चमत्कार हुआ। पानी की सतह पर आग लग गई। दिया बिना तेल के पानी के बीचों बीच धधकने लगा। लपटें पानी से निकल रही थी, जैसे पानी ही घी बन गया हो। पूरा दरबार सन्न रह गया। मुल्ला दो प्याजा की आंखें बाहर आ गई। राजा टोडरमल भी हैरान थे। पानी में आग? ये तो कुदरत के खिलाफ था। ज्वालासुर ने घमंड से हंसते हुए चुनौती दी, जहांपनाह, ये मेरा जल अग्नि जादू है। अगर आपके दरबार का कोई भी नवरत्न ये बता सके कि मैंने ये कैसे किया या इसे मेरे सामने दोहरा सके, तो मैं अपनी हार मान लूंगा और जीवन भर आपकी गुलामी करूंगा। लेकिन अगर कोई न बता पाया तो आपको मुझे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी और यह स्वीकार करना होगा कि जादू, विज्ञान और बुद्धि से बड़ा है। अकबर ने नवरत्नों की तरफ देखा। सबने सिर झुका लिए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि पानी कैसे जल सकता है। यह निश्चित रूप से काला जादू था। अकबर की नजर हमेशा की तरह बीरबल पर टिकी। बीरबल, क्या जादू विज्ञान से जीत जाएगा? बीरबल अपनी जगह से उठे। वो धीरे धीरे उस कटोरे के पास गए। ज्वालासुर ने उन्हें रोकने की कोशिश की। खबरदार, अगर जादू को छूने की कोशिश की तो भस्म हो जाओगे। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कटोरे को छुआ नहीं, बस झुककर उसे गौर से देखा। उन्होंने अपनी नाक सिकोड़ी, हवा को सूंघा और पानी की सतह को तिरछी नजरों से देखा। बीरबल की आंखों में एक चमक आ गई। वो समझ चुके थे कि खेल क्या है। बीरबल बादशाह की ओर मुड़े और बोले, जहांपनाह, ये बाजीगर वाकई कमाल का है, लेकिन इसने जादू नहीं बल्कि विज्ञान का सहारा लिया है। और अगर इजाजत हो तो मैं भी अभी इसी वक्त पानी में आग लगाकर दिखा सकता हूं, वो भी बिना किसी मंत्र के। ज्वालासुर का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने हैकड़ी नहीं छोड़ी। बातें बनाना आसान है बीरबल, करके दिखाओ। बीरबल ने सेवकों से कुछ सामग्री मंगवाई। एक बाल्टी पानी, एक छोटा शीशे का जार जिसमें एक पारदर्शी तरल भरा था, मुट्ठी भर राख, लकड़ी की जली हुई राख। बीरबल ने दरबार के बीचों बीच एक नया कटोरा रखा, उसमें बाल्टी से पानी भरा। फिर बीरबल ने कहा, देखिए, ये साधारण पानी है। इसके बाद बीरबल ने बड़ी चतुराई से उस छोटे जार से वो पारदर्शी तरल, लिक्विड, पानी के ऊपर धीरे से डाला। वो तरल इतना साफ था कि पानी में मिल गया और किसी को दिखाई नहीं दिया। बीरबल ने मशाल उठाई और कटोरे के पास ले गए। भभक, पानी के ऊपर ज्वालासुर के जादू से भी बड़ी
और ऊंची लपटें उठने लगी। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अकबर खुश हुए, लेकिन अभी भी उलझन में थे। बीरबल, तुमने भी जादू किया? बीरबल ने हंसते हुए कहा, नहीं हुजूर, ये विज्ञान है। अब मैं इस बाजीगर की पोल खोलता हूं। बीरबल ने मुट्ठी भर राख उठाई और ज्वालासुर के कटोरे में फेंक दी। जैसे ही राख पानी में गिरी, वो पानी में डूबने के बजाय सतह पर एक जगह अटक गई। राख ने पानी और उस रहस्यमयी परत के बीच का फर्क दिखा दिया। बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, विज्ञान का एक नियम है घनत्व। तेल और कुछ ज्वलनशील पदार्थ जैसे स्पिरिट या विशेष तेल पानी से हल्के होते हैं। जब हम उन्हें पानी पर डालते हैं तो वे डूबते नहीं, बल्कि पानी के ऊपर एक पतली पारदर्शी परत बना लेते हैं। इस बाजीगर ने शुद्ध पानी का दिखावा किया, लेकिन असल में इसने पानी के ऊपर कपूर का तेल या कोई अत्यंत ज्वलनशील पारदर्शी तेल डाला हुआ था। आग पानी में नहीं, बल्कि पानी के ऊपर तैर रहे उस तेल में लगी थी। हमें लगा पानी जल रहा है, जबकि जल तो तेल रहा था। बीरबल ने आगे कहा, मैंने राख इसलिए डाली ताकि आप देख सके कि पानी और तेल की परतें अलग अलग हैं। राख तेल से भारी है, लेकिन पानी की सतह पर उस परत के कारण अलग दिख रही है। ज्वालासुर का सिर शर्म से झुक गया। उसका काला जादू दरअसल रसायन विज्ञान और भौतिकी की एक छोटी सी चाल थी। अकबर ने ठहाका लगाया, वाह बीरबल, तुमने तो पानी में भी आग लगा दी और इस ढोंगी के झूठ में भी। ज्वालासुर ने अकबर के पैरों में गिरकर माफी मांगी। जहांपनाह, मुझे माफ कर दें। मुझे लगा था कि यहां लोग सिर्फ तलवार चलाना जानते हैं। विज्ञान की इतनी बारीक समझ बीरबल के पास होगी, ये मैंने सोचा न था। अकबर ने ज्वालासुर को माफ कर दिया, लेकिन चेतावनी दी कि वो भविष्य में लोगों को अंधविश्वास में न फंसाए। बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला कि ये तेल ही है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, जब मैं कटोरे के पास गया तो मुझे गंध आई थी। पानी की अपनी कोई गंध नहीं होती, लेकिन हर ज्वलनशील पदार्थ की एक महक होती है। बस मेरी नाक ने काम किया और बाकी काम विज्ञान ने। अकबर ने खुश होकर बीरबल को विज्ञान की उपाधि दी और 1000 सोने की अशर्फियां इनाम में दी। कहानी की सीख, हर चमकती चीज जादू नहीं होती। अक्सर जिसे हम चमत्कार या जादू समझते हैं, उसके पीछे कोई न कोई तर्क या विज्ञान छिपा होता है। अंधविश्वास करने से पहले तर्क की कसौटी पर कसना चाहिए। ने केवल देखा नहीं, बल्कि सूंघा और गहराई से निरीक्षण किया। समस्या का हल अक्सर हमारी आंखों और नाक के सामने ही होता है, बस हमें ध्यान देने की जरूरत होती है। ज्ञान ही सबसे बड़ा जादू है। बाजीगर लोगों को मूर्ख बना सकता है, लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति जैसे बीरबल अपने ज्ञान से उस झूठ का पर्दाफाश कर सकता है। उस दिन के बाद से अकबर के दरबार में जब भी कोई चमत्कार की बात करता, तो अकबर मुस्कुराकर कहते, जरा बीरबल को बुलाओ, देखते हैं इसमें कौन सा विज्ञान छिपा है। बीरबल की अदालत। जब अकबर खुद कटघरे में खड़े हुए। मुगल सल्तनत में बादशाह अकबर का न्याय पूरी दुनिया में मशहूर था। वे अक्सर कहा करते थे, हमारे राज्य में कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो रंक हो या राजा। लेकिन कहना आसान है और उसे निभाना मुश्किल। एक दिन बीरबल ने बादशाह के इसी दावे की परीक्षा लेने की ठान ली। गर्मियों की एक दोपहर, बादशाह अकबर अपने पसंदीदा हाथी, जिसका नाम मदमस्त था, की सवारी कर रहे थे। वे शाही किले से निकलकर आगरा के संकरे बाजारों का मुआयना करने निकले। बाजार में भीड़ बहुत थी। एक गरीब कुम्हार, जिसका नाम दीनू था, सड़क के किनारे अपनी मिट्टी की मटकियां, सुराहियां और दिए सजाकर बैठा था। यही उसकी पूरे महीने की मेहनत थी और इसी से उसका घर चलने वाला था। अचानक भीड़ के शोर से मदमस्त हाथी बिचक गया। महावत ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन हाथी ने एक जोरदार चिंगाड़ मारी
और बाईं तरफ मुड़ गया। इस आपाधापी में हाथी का भारी भरकम पैर सीधे दीनू कुम्हार की दुकान पर पड़ा। कड़ धड़ाम। पल भर में दीनू की सैकड़ों मटकियां चूर चूर होकर मिट्टी में मिल गई। हाथी तो आगे बढ़ गया, लेकिन दीनू वही छाती पीटकर रोने लगा। हाय, मैं बर्बाद हो गया। अब मेरे बच्चे क्या खाएंगे? बादशाह ने यह देखा, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये एक छोटी मोटी दुर्घटना है। उन्होंने महावत को आगे बढ़ने का इशारा किया और महल लौट आए। उन्होंने न तो रुककर माफी मांगी और न ही कोई मुआवजा दिया। रोता बिलखता दीनू सीधा बीरबल के पास पहुंचा। उसने कहा, सरकार, बादशाह के हाथी ने मेरी रोजी रोटी कुचल दी, पर मैं किससे शिकायत करूं? वो तो खुद बादशाह है। बीरबल ने उसे सांत्वना दी और कहा, तुम्हें न्याय मिलेगा। कल तुम दरबार में आना और ठीक वैसा ही करना जैसा मैं कहूं। अगले दिन दरबार लगा। बीरबल आज कुछ ज्यादा ही गंभीर थे। उन्होंने बादशाह से कहा, जहां पनाह, आज एक ऐसी फरियाद आई है जिसका फैसला मैं चाहता हूं कि आप न करें, बल्कि आज मुझे मुख्य न्यायाधीश का पद दिया जाए। आज आप गद्दी पर नहीं बैठेंगे। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है बीरबल, देखे तुम कैसा न्याय करते हो। आज की अदालत तुम्हारे हवाले। बीरबल शाही तख्त के नीचे एक कुर्सी पर बैठे। तभी दीनू कुम्हार आया और उसने रोते हुए अपनी कहानी सुनाई। बीरबल ने कड़क आवाज में पूछा, दीनू, तुम्हारा नुकसान किसने किया? दीनू ने डरते डरते कहा, हुजूर, वो मदमस्त हाथी ने। बीरबल ने आदेश दिया, सिपाहियों, मदमस्त हाथी को तुरंत गिरफ्तार करके दरबार में पेश किया जाए। दरबारी हंसने लगे। हाथी को पेशी? लेकिन बीरबल का हुक्म था। थोड़ी देर में हाथी को किले के आंगन में खड़ा किया गया। बीरबल ने हाथी से पूछा, ए मदमस्त, क्या तुमने इस गरीब की मटकियां तोड़ी? हाथी ने सूंड हिला दी, जैसे हाँ कह रहा हो। बीरबल ने कहा, जुर्म साबित हुआ, लेकिन जानवर के पास न तो अक्ल होती है और न ही धन, इसलिए कानून के मुताबिक जानवर के किए गए नुकसान की भरपाई उसका मालिक करेगा। सिपाहियों, इस हाथी के मालिक को कटघरे में पेश किया जाए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। हाथी का मालिक कौन? स्वयं बादशाह अकबर। सिपाही एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसे हिम्मत थी बादशाह को कटघरे में बुलाने की? तभी बीरबल ने अपनी गदा मेज पर मारी। न्याय में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुलजिम को हाजिर किया जाए। अकबर, जो अब तक मुस्कुरा रहे थे, समझ गए कि बीरबल ने उन्हें फंसा लिया है। वे अपनी गद्दी से उठे और आम कैदियों के लिए बने लकड़ी के कटघरे में जाकर खड़े हो गए। बीरबल ने पूछा, क्या आप स्वीकार करते हैं कि यह हाथी आपका है? अकबर, जी हां, न्यायाधीश महोदय। बीरबल, क्या आप स्वीकार करते हैं कि कल दोपहर आप ही इसकी सवारी कर रहे थे और आपके नियंत्रण में रहते हुए इसने कुम्हार का नुकसान किया? अकबर, हां, लेकिन वो एक दुर्घटना थी। हाथी बिचक गया था। बीरबल ने तीखी दलील दी, महोदय, अगर कोई व्यक्ति तलवार घुमाते हुए चले और किसी को चोट लग जाए तो गलती तलवार की नहीं, चलाने वाले की होती है। आप इस राज्य के राजा हैं, प्रजा के पिता समान हैं। अगर पिता की लापरवाही से बेटे का घर टूट जाए तो उसे बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? अकबर के पास कोई जवाब नहीं था। वे निरुत्तर हो गए। बीरबल का फैसला। बीरबल ने फैसला सुनाया। चूंकि मुलजिम बादशाह ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और यह माना है कि हाथी उनकी जिम्मेदारी था, अदालत यह फैसला सुनाती है, मुलजिम अकबर को कुम्हार की टूटी हुई मटकियों की कीमत के बदले 1000 सोने की अशर्फिया तुरंत देनी होंगी। भविष्य में बाजारों से गुजरते वक्त शाही सवारी की गति धीमी रखनी होगी। और सबसे अहम सजा, मुलजिम को भरे दरबार में यह स्वीकार करना होगा कि कानून से ऊपर कोई नहीं, बादशाह भी नहीं। कहानी का अंत। फैसला सुनकर दरबारियों की सांसें अटक गई। उन्हें लगा बादशाह अब बीरबल पर क्रोधित होंगे, लेकिन अकबर जोर जोर से तालियां बजाने लगे।
वे कटघरे से बाहर आए और बीरबल को गले लगा लिया। अकबर ने कहा, बीरबल, आज तुमने साबित कर दिया कि मेरा चुनाव गलत नहीं था। जिस राज्य में न्यायाधीश राजा को भी सजा सुनाने की हिम्मत रखता हो, उस राज्य का पतन कभी नहीं हो सकता। मैं खुशी खुशी जुर्माना भरूंगा। दीनू कुम्हार को 1000 अशर्फियां मिली, जिससे वो अब कुम्हार नहीं बल्कि बर्तनों का व्यापारी बन गया। कहानी की सीख, न्याय का तराजू कभी भी व्यक्ति का कद, पद या प्रतिष्ठा नहीं देखता। सच्चा न्याय वही है जो राजा और रंक दोनों को एक ही नजर से देखे। पद जितना बड़ा होता है, जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होती है, और गलती करने पर जवाबदेही भी उतनी ही सख्त होनी चाहिए। कांच का महल, एक ऐसा महल जिसमें घुसने वाला रास्ता भूल जाता था। मुगल साम्राज्य की शानो शौकत पूरी दुनिया में मशहूर थी। बादशाह अकबर को नई नई और अनोखी चीजें बनवाने का बहुत शौक था। एक बार फारस, पर्शिया से एक बहुत ही कुशल कारीगर, जिसका नाम जुबैर आईना साज था, अकबर के दरबार में आया। उसने बादशाह के सामने एक अनोखा प्रस्ताव रखा। उसने कहा, जहांपनाह, मैं आपके लिए एक ऐसा कांच का महल, शीश महल बनाना चाहता हूं जो दुनिया में कहीं नहीं है। वो महल ऐसा होगा कि उसके अंदर जाने वाला रास्ता तो आसानी से ढूंढ लेगा, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते ढूंढते उसका दिमाग चकरा जाएगा। वो अपनी ही परछाई में खो जाएगा। अकबर को चुनौती पसंद आई। उन्होंने तुरंत आदेश दिया और शाही खजाने का मुंह खोल दिया। महल का निर्माण और चुनौती। 3 महीने की मेहनत के बाद शाही बगीचे के बीचों बीच वो कांच का महल बनकर तैयार हो गया। महल बाहर से साधारण दिखता था, लेकिन अंदर अंदर वो एक मायाजाल था। हर दीवार, हर खंभा, यहां तक कि छत के कुछ हिस्सों पर भी बेहतरीन गुणवत्ता वाले दर्पण, मिरर्स लगे थे। महल के उद्घाटन के दिन अकबर ने ऐलान किया, जो भी व्यक्ति इस महल के अंदर जाएगा और बिना किसी की मदद के केवल 10 मिनट में बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेगा, उसे 1000 सोने की अशर्फियां इनाम में दी जाएंगी। दरबारियों की फजीहत, हास्य। सबसे पहले इनाम के लालच में दरबार का एक मोटा दरबारी, मुल्ला दोप्याजा, आगे आया। वो बड़े आत्मविश्वास से अंदर घुसा। जैसे ही मुल्ला अंदर गया, उसे अपने चारों तरफ 100 मुल्ला दिखाई देने लगे। वो जिधर देखता उधर उसकी मोटी तोन दिखाई देती। उसे लगा कि रास्ता सामने है। उसने कदम बढ़ाया और धार, उसका सिर सीधे एक कांच की दीवार से टकराया। वो दर्द से करहाते हुए दूसरी तरफ मुड़ा तो उसे लगा वहां खुला रास्ता है। वो भागा और धड़ाम फिर से कांच से टकराया। बाहर खड़े लोग उसकी हरकतें देख देख कर लोटपोट हो रहे थे। मुल्ला अंदर चिल्ला रहा था, अरे हटो, मेरे रास्ते से हटो, जबकि वो अपनी ही परछाई को डांट रहा था। 10 मिनट बाद सिपाही उसे हाथ पकड़कर बाहर लाए। उसका सिर सूज गया था। इसके बाद सेनापति गए। उन्हें लगा कि वो तो युद्ध जीतते हैं। ये महल क्या चीज है? अंदर जाकर उन्होंने अपनी तलवार निकाली। उन्हें लगा कि सामने कोई दुश्मन, उनकी परछाई, खड़ा है। वो जैसे ही वार करने गए, तलवार कांच पर लगी और छन छाक कांच टूट गया। वो भी रास्ता भूलकर गोल गोल घूमने लगे। अकबर की बारी। सबकी नाकामी देखकर अकबर ने सोचा, ये सब मूर्ख है। मैं बादशाह हूं, मेरी नजर बाज जैसी है, मैं रास्ता ढूंढ लूंगा। बीरबल ने विनम्रता से कहा, हुजूर, एहतियात बरतें, नजरों का धोखा बड़ा खतरनाक होता है। अकबर ने हाथ हिलाया और महल में घुस गए। अंदर का नजारा सचमुच जादुई था। एक अकबर के 1000 अकबर दिख रहे थे। शुरू में बादशाह को मजा आया, लेकिन 5 मिनट बाद जब उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की तो वे भ्रमित हो गए। उन्हें लगा कि निकास द्वार, एग्जिट दाईं ओर है। वे उधर लपके, लेकिन वहां कांच था। फिर उन्हें लगा बाईं ओर है, वहां भी कांच था। थोड़ी देर में बादशाह को घबराहट होने लगी। उन्हें लगा कि वो एक भीड़ में फंसे हैं, जो खुद उन्हीं की भीड़ थी।
उन्हें प्यास लगने लगी और सिर चकराने लगा। बादशाह चिल्लाए, कोई है? रास्ता किधर है? लेकिन कांच से टकराकर उनकी आवाज गूंजने लगी। बादशाह को पसीना आ गया। वो अपनी ही परछाई से टकराट कराकर थक गए। जब काफी देर हो गई और बादशाह बाहर नहीं आए, तो पहरेदारों ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और महल के अंदर कदम रखा। अकबर अंदर परेशान खड़े थे। उन्होंने बीरबल को देखा, या शायद बीरबल की परछाई को, और चिल्लाए, बीरबल, मुझे यहां से निकालो। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि असली रास्ता कौन सा है और नकली कौन सा। बीरबल ने झुककर सलाम किया, जो दर्पणों में हजारों बार दिखा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, घबराए नहीं, बस मेरे पीछे आए। बीरबल का तरीका। बीरबल ने अपनी आंखों को थोड़ा सिकोड़ लिया और अपनी जेब से एक सिक्का निकाला। उन्होंने सिक्का सामने फेंका। सिक्का कांच से टकराया तो आवाज आई, टन्नन, और सिक्का वापस आ गया। बीरबल समझ गए कि वहां रास्ता बंद है। फिर उन्होंने दूसरा सिक्का दूसरी दिशा में फेंका। वहां सिक्का बिना किसी आवाज के लुढ़कता हुआ आगे चला गया। बीरबल बोले, जहां पनाह, जिधर सिक्का बिना टकराए जा रहा है, हवा और रास्ता उधर ही है। इसके अलावा बीरबल ने एक और काम किया। उन्होंने ऊपर छत की ओर देखा। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, कारीगर ने दीवारों पर कांच लगाया है, लेकिन छत पर नक्काशियां हैं। छत की नक्काशी का पैटर्न देखिए, वो एक सीधी रेखा में बाहर की तरफ जा रहा है। हमें अपनी शक्लें देखने की बजाय ऊपर देखकर चलना चाहिए। बीरबल आगे आगे सिक्के फेंकते और छत देखते हुए चले, और अकबर उनके पीछे पीछे। महज 2 मिनट में वे दोनों भूल भुलैया से बाहर आ गए। महल के बाहर का दृश्य। बाहर आते ही अकबर ने गहरी सांस ली। दरबारियों ने तालियां बजाई। अकबर ने पसीना पोंछते हुए पूछा, बीरबल, तुमने ये कैसे किया? मैं तो अपनी आंखों पर भरोसा करके धोखा खा गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, समस्या ये थी कि आप खुद को देख रहे थे। कांच के महल में जो व्यक्ति सिर्फ खुद को देखता रहेगा, वो टकराता रहेगा। मैंने खुद को नहीं देखा, मैंने रास्ते को देखा। मैंने अपनी आंखों, दृष्टि से ज्यादा अपनी कानों, ध्वनि और तर्क पर भरोसा किया। फिर बीरबल ने एक पुरानी कहानी का उदाहरण दिया। महाराज, एक बार एक कुत्ता ऐसे ही कांच के महल में घुस गया था। उसे हजारों कुत्ते दिखे। उसे लगा वे सब उस पर भौंक रहे हैं। वो डर गया और उन पर भौंकने लगा। जवाब में हजारों कुत्ते उस पर भौंके। प्रतिबिंब। वो कुत्ता लड़ते लड़ते वहीं मर गया। लेकिन अगर वो सिर्फ अपनी पूंछ हिलाता, तो उसे हजारों कुत्ते दोस्त की तरह पूंछ हिलाते दिखते। दुनिया भी एक कांच का महल है। आप जैसा महसूस करेंगे, वैसा ही पाएंगे। नैतिक। जीवन में अक्सर हमारी आंखें हमें धोखा देती हैं। जब आप भ्रम, इल्यूजन या मुसीबत में फंस जाएं, तो केवल जो दिख रहा है उस पर भरोसा न करें, बल्कि अपने विवेक, तर्क और दूसरे संकेतों का उपयोग करें। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ मैं और मेरी परछाई में उलझे रहने वाला व्यक्ति रास्ता भटक जाता है। लेकिन जो ऊपर देखकर बड़े लक्ष्य की ओर या धरातल, सच्चाई को परख कर चलता है, उसे निकास द्वार मिल ही जाता है। गधों का राजा। मुल्ला दो प्याजा और बीरबल की अनोखी भिड़ंत। मुगल साम्राज्य का सूर्य अपनी पूरी आभा के साथ चमक रहा था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार सजा हुआ था। दीवारों पर नक्काशीदार पर्दों की सजावट और फानुसों की रोशनी दरबार की भव्यता को बढ़ा रही थी। तानसेन की वीणा के तार अभी अभी शांत हुए थे और दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। ये वो समय था जब बादशाह अकबर अक्सर अपने नवरत्नों के साथ हसीम जाक या गहन चर्चा किया करते थे। दरबार में 2 शख्सियतें ऐसी थी जिनके बीच की नोकझोंक पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थी। एक थे हाजिर जवाब बीरबल और दूसरे थे बादशाह के रसोइये
और सलाहकार मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा हमेशा इस फिराक में रहते थे कि कैसे बीरबल को बादशाह की नजरों में नीचा दिखाया जाए या उन्हें बातों में फंसाकर शर्मिंदा किया जाए। लेकिन बीरबल, जो अपनी बुद्धि की ढाल और तर्कों की तलवार हमेशा तैयार रखते थे, उन्हें हराना लोहे के चने चबाने जैसा था। बहस की शुरुआत। उस दिन दोपहर का समय था और दरबार में सुस्ती छाई हुई थी। अकबर ने माहौल को हल्का करने के लिए एक अजीब सा सवाल उछाला। बीरबल। अकबर ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए पूछा, इस दुनिया में सबसे धैर्यवान और सहनशील प्राणी कौन है? बीरबल अपनी जगह से खड़े हुए और झुककर सलाम किया। जहां पनाह, मेरी नजर में गधा सबसे धैर्यवान और मेहनती प्राणी है। वो चुपचाप अपना काम करता है, न शिकायत करता है और न ही कामचोरी। तभी मुल्ला दो प्याजा, जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, तपाक से बोले, माफ करे जहां पनाह। लेकिन बीरबल ने जिसे धैर्य कहा है, उसे दुनिया मूर्खता कहती है। गधा मेहनती नहीं, बल्कि बेवकूफी की मिसाल है। और मुझे लगता है कि बीरबल साहब का गधों के प्रति प्रेम कुछ ज्यादा ही है। शायद बिरादरी का असर है। मुल्ला की इस बात पर कुछ दरबारी दबी हंसी हंस पड़े। अकबर भी मुस्कुराए। उन्हें समझ आ गया कि आज गधों के बहाने मुल्ला और बीरबल के बीच एक मजेदार जंग छिड़ने वाली है। अकबर ने चिंगारी को हवा देते हुए कहा, मुल्ला, तुम्हारा मतलब है कि गधे सिर्फ बेवकूफ होते हैं? लेकिन बीरबल तो उनकी वफादारी और मेहनत की तारीफ कर रहे हैं। क्यों ना आज इस बात का फैसला हो जाए कि गधों की दुनिया कैसी है और उनका राजा कौन हो सकता है? शाही अस्तबल और धोबी घाट की सैर। अकबर ने आदेश दिया, आज दरबार यही स्थगित होता है। हम अभी नगर भ्रमण पर निकलेंगे और देखेंगे कि मुल्ला की बात सही है या बीरबल की। बादशाह, बीरबल, मुल्ला दो प्याजा और कुछ खास दरबारी सादे वेश में आगरा की सड़कों पर निकल पड़े। चलते चलते वे यमुना नदी के किनारे पहुंचे, जहां धोबी कपड़े धो रहे थे। वहां कई गधे बंधे हुए थे, कुछ चर रहे थे और कुछ भारी बोझ ढो रहे थे। धूप तेज थी। एक जगह एक गधा खड़ा था, जो बार बार अपने मालिक धोबी की लाठियां खा रहा था, लेकिन अपनी जगह से हिल नहीं रहा था। मुल्ला दो प्याजा ने मौका देखा और बीरबल पर निशाना साधा। वे बोले, बीरबल, देखो अपने मित्र को, इतना पिट रहा है फिर भी वही खड़ा है। इसे तुम धैर्य कहोगे या अव्वल दर्जे की बेवकूफी? अगर इसमें जरा भी अक्ल होती तो ये भाग जाता। ये साबित करता है कि गधे और उनके समर्थक, इशारा बीरबल की तरफ, दोनों ही अक्ल से पैदल होते हैं। बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया, मुल्ला जी, आप इसे बेवकूफी कह रहे हैं, मैं इसे वफादारी और फर्ज कहता हूं। वो जानता है कि उसका मालिक अभी गुस्से में है। अगर वो भाग गया तो मालिक का नुकसान होगा। वैसे भी अपनों की लाठियां खाने के लिए बड़ा दिल चाहिए, जो हर किसी के पास नहीं होता। गधों की भाषा। तभी वहां खड़े एक गधे ने जोर से रेंकना शुरू किया, ढेंचू ढेंचू, ढेंचू ढेंचू। मुल्ला दो प्याजा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने सोचा कि अब बीरबल को फंसाने का सबसे अच्छा मौका है। मुल्ला हंसे और बोले, जहां पनाह, सुन रहे हैं? ये गधा कुछ कह रहा है और मुझे पक्का यकीन है कि ये बीरबल से बात करने की कोशिश कर रहा है। बीरबल, जरा पास जाकर सुनो तो सही। आखिर तुम्हारा ये रिश्तेदार क्या फरियाद कर रहा है? बादशाह अकबर भी मजे लेने के मूड में थे। उन्होंने कहा, हां बीरबल, मुल्ला सही कह रहे हैं। जाओ, पता करो कि गधा क्या कह रहा है। तुम तो जानवरों की बोली समझने का दावा करते हो। बीरबल बिना किसी हिचकिचाहट के उस गधे के पास गए। उन्होंने अपना कान गधे के मुंह के पास ले जाकर ऐसे अभिनय किया जैसे वे उसकी बात बड़े ध्यान से सुन रहे हों। गधा रेंगता रहा और बीरबल सिर हिलाते रहे। दरबारियों की सांसें थमी हुई थी। सब हंसी के ठहाके के लिए तैयार थे। कुछ पलों बाद बीरबल गंभीर चेहरा बनाकर वापस लौटे। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कहो बीरबल, क्या कहा गधे ने? क्या वो तुम्हारी खैरियत पूछ रहा था?
बीरबल ने मुल्ला दोप्याजा की तरफ एक तीखी नजर डाली और बोले, नहीं जहांपना, गधा मेरी खैरियत नहीं पूछ रहा था। उसने मुझे एक बहुत ही पते की बात बताई है, जो खासतौर पर मुल्ला जी के लिए है। मुल्ला का चेहरा पीला पड़ने लगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाकर पूछा, मेरे लिए? उस गधे ने मेरे लिए क्या कहा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुल्ला जी, गधे ने मेरे कान में कहा, बीरबल, तुम तो अक्लमंद इंसान हो, तुम हम गधों के बीच क्या कर रहे हो? और वह जो दूसरा आदमी, मुल्ला, तुम्हारे साथ खड़ा है, उसे समझाओ कि हम गधों की बिरादरी में शामिल होने के लिए सिर्फ 2 पैरों पर चलना काफी नहीं है। अगली बार से वो 4 पैरों पर आए, तभी हम उसे अपना राजा स्वीकार करेंगे। ये सुनते ही बादशाह अकबर जोर से ठहाका मारकर हंस पड़े। वाह बीरबल, वाह! यानी गधे भी मुल्ला को अपना राजा बनाने को तैयार है। बस शर्त थोड़ी कड़ी है। मुल्ला दोप्याजा इस अपमान से तिलमिला गए। वे अपनी हार मानने को तैयार नहीं थे। वे जानते थे कि बीरबल तंबाकू खाना पसंद करते हैं। उस जमाने में तंबाकू नया नया आया था और कुछ लोग इसका सेवन करते थे, जबकि गधे तंबाकू के खेतों में नहीं चरते। रास्ते में वे एक तंबाकू के खेत के पास से गुजरे। वहां एक गधा खड़ा था, जो हरी घास तो खा रहा था, लेकिन तंबाकू के पौधों को सूंघकर छोड़ दे रहा था। मुल्ला ने तुरंत कहा, देखा बीरबल, गधे भी जानते हैं कि तंबाकू बुरी चीज है, इसलिए वे उसे मुंह नहीं लगाते। सिर्फ तुम जैसे लोग ही इसका सेवन करते हो। इसका मतलब तो यही हुआ कि गधे तुमसे ज्यादा समझदार है। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल सही कहा मुल्ला जी, आपने सो आने सच बात कही है। इस पूरी दुनिया में सिर्फ गधे ही हैं जो तंबाकू नहीं खाते। बाकी अक्लमंद इंसान तो इसका लुत्फ उठाते ही है। यहां बीरबल ने मुल्ला को अप्रत्यक्ष रूप से गधों की श्रेणी में डाल दिया, क्योंकि मुल्ला भी तंबाकू नहीं खाते थे। अकबर अब हंसी के मारे लोटपोट हो रहे थे। मुल्ला का वार फिर से उल्टा पड़ गया था। शाम होने को थी और वे लोग महल की ओर लौट रहे थे। तभी रास्ते में एक अजीब दृश्य दिखा। एक बहुत ही कमजोर और मरियल सा गधा कीचड़ में फंसा हुआ था और उसके पीछे 10-12 गधे खड़े होकर उसे देख रहे थे, जैसे किसी नेता का भाषण सुन रहे हों। अकबर ने कहा, देखो, ऐसा लगता है जैसे गधों की सभा चल रही है। बीरबल, अगर तुम्हें इन गधों का राजा चुनना हो तो तुम किसे चुनोगे? मुल्ला दोप्याजा ने आखिरी कोशिश की। उन्होंने सोचा कि अब बीरबल को फंसा ही लूंगा। वे बोले, जहांपनाह, राजा चुनने के लिए किसी बाहरी इंसान की क्या जरूरत? बीरबल को भेज दीजिए। गधों का राजा बनने के लिए गधों जैसी सोच चाहिए, जो बीरबल के पास बखूबी है। बीरबल ने इस बार बहुत ही विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, मुल्ला जी ने मुझे गधों का राजा बनने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन एक राजा तभी सफल होता है जब प्रजा उसके जैसा सोचती हो। अब चूंकि मैं इंसान हूं, तो गधे मेरी बात मानेंगे नहीं। गधों का राजा तो वही बन सकता है जो उनकी भाषा, उनके रहन-सहन और उनकी आदतों से वाकिफ हो। फिर बीरबल ने मुल्ला के कंधे पर हाथ रखा और बोले, और जहांपनाह, आज पूरे दिन की बहस में मुल्ला जी ने गधों के बारे में इतना ज्ञान प्रदर्शित किया है। वे क्या खाते हैं, क्या सोचते हैं, कब रेंगते हैं, इतना गहरा ज्ञान तो सिर्फ एक ही शख्स के पास हो सकता है, जो अंदर का आदमी हो। इसलिए गधों के राजा के पद के लिए मुल्ला दोप्याजा से बेहतर उम्मीदवार पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिल सकता। अकबर ने फैसला सुनाते हुए कहा, बीरबल, तुम जीत गए। मुल्ला की गधों के प्रति जानकारी वाकई में एक राजा जैसी ही है। मुल्ला दोप्याजा का चेहरा देखने लायक था। वे झुंझलाए हुए थे, लेकिन बादशाह के सामने कुछ बोल नहीं सकते थे। अंत में उन्हें भी अपनी हंसी रोकनी पड़ी और उन्होंने बीरबल की हाजिर जवाबी का लोहा मान लिया। उस शाम दरबार में यह किस्सा सबकी जुबान पर था। बीरबल ने साबित कर दिया था कि चाहे विषय गधों का हो या विद्वानों का, जीत हमेशा उसकी होती है जिसका दिमाग शांत और जुबान तेज हो। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें
तीन महत्वपूर्ण सीख मिलती है। हाजिर जवाबी सबसे बड़ा हथियार है। जीवन में कई बार हमें अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। अगर हम गुस्सा होने के बजाय बीरबल की तरह अपनी बुद्धि और हाजिर जवाबी विट का प्रयोग करें, तो हम न केवल अपना बचाव कर सकते हैं, बल्कि सामने वाले के वार को उसी पर उल्टा भी कर सकते हैं। दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद गिरता है। मुल्ला दोप्याजा ने बार बार बीरबल को नीचा दिखाने और उन्हें गधा साबित करने की कोशिश की, लेकिन अंत में वे खुद ही मजाक का पात्र बन गए। हमें दूसरों को अपमानित करने में अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करनी चाहिए। नजरिया ही सब कुछ है। मुल्ला ने गधे में सिर्फ मूर्खता देखी, जबकि बीरबल ने उसमें धैर्य और वफादारी ढूंढी। हम दुनिया को जैसा देखते हैं, दुनिया हमें वैसी ही नजर आती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति हर चीज में कुछ न कुछ सकारात्मक या उपयोगी खोज ही लेता है। गधों का राजा। मुल्ला दोप्याजा और बीरबल की गधों को लेकर बहस। मुगल सल्तनत का वो दौर जब जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का राज पूरे हिंदुस्तान पर था। आगरा का किला अपनी मजबूती और सुंदरता के लिए मशहूर था, लेकिन उससे भी ज्यादा मशहूर था अकबर का दीवान-ए-खास। ये वो जगह थी जहां सिर्फ राज्य के मसले ही नहीं सुलझाए जाते थे, बल्कि अक्लमंदी और हाजिर जवाबी की ऐसी महफिलें सजती थी जिनके किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। दोपहर का समय था। दरबार की कार्यवाही लगभग समाप्त हो चुकी थी। दरबारी अपनी पगड़ियां सीधी कर रहे थे और घर जाने की तैयारी में थे। माहौल में एक अजीब सी ऊब और शांति थी। बादशाह अकबर, जो हमेशा नई चुनौतियों और दिमागी कसरतों के शौकीन थे, इस शांति से खुश नहीं थे। उनकी नजरें अपने नवरत्नों पर घूमी और अंत में बीरबल और मुल्ला दोप्याजा पर जाकर टिक गई। मुल्ला दोप्याजा, जो बीरबल के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे, हमेशा इस ताक में रहते थे कि कब बीरबल की जुबान फिसले और वे बादशाह के सामने नंबर बना सके। वही बीरबल शांत समुद्र की तरह थे, गहरे और गंभीर, लेकिन वक्त आने पर उनकी बुद्धि की लहरें बड़े बड़ों को डुबो देती थी। अकबर ने खामोशी तोड़ी। बीरबल, आज सुबह जब मैं शाही बाग में टहल रहा था, तो मेरी नजर एक गधे पर पड़ी जो चुपचाप बोझा ढो रहा था। मुझे ख्याल आया कि ईश्वर ने इतनी तरह के जीव बनाए हैं, लेकिन गधे को शायद फुर्सत में बनाया होगा। तुम्हारी क्या राय है? इस दुनिया का सबसे संतोषी और सहनशील प्राणी कौन है? बीरबल ने अदब से झुककर कहा, जहांपनाह, निस्संदेह वो प्राणी गधा ही है। न सुख की चाह, न दुख का भय, वो बस अपना कर्म करता है। मेरी नजर में वो सबसे धैर्यवान प्राणी है। मुल्ला दोप्याजा को मौका मिल गया। वे तपाक से बोले, माफ करे जहांपनाह, लेकिन जिसे बीरबल धैर्य कह रहे हैं, उसे पूरी दुनिया मूर्खता कहती है। गधा संतोषी नहीं, बल्कि अक्ल का दुश्मन होता है। और मुझे ताज्जुब है कि बीरबल को गधों से इतना लगाव क्यों है? क्या ये बिरादरी का प्रेम है? मुल्ला की इस तीखी टिप्पणी पर दरबार में सन्नाटा खिंच गया। फिर कुछ दबी हुई हंसी सुनाई दी। अकबर की आंखों में शरारत चमक उठी। उन्होंने सोचा, आज का दिन बन गया। अकबर बोले, मुल्ला, ये तो बड़ा गंभीर आरोप है। बीरबल गधे को गुणवान बता रहे हैं और तुम उसे मूर्ख। क्यों न आज इस बात का फैसला हो ही जाए? हम अभी नगर भ्रमण पर निकलेंगे और देखेंगे कि गधों की दुनिया में क्या चल रहा है। और हां, आज की इस बहस का जो भी नतीजा निकलेगा, उससे तय होगा कि गधों का असली पारखी यानी गधों का राजा कौन कहलाने का हकदार है। दृश्य 1। धोबी घाट और गधे का प्रवचन। बादशाह का आदेश हुआ और कुछ ही देर में अकबर, बीरबल, मुल्ला दोप्याजा और कुछ चुनिंदा सिपाही सादे वेश में आगरा की धूल भरी सड़कों पर थे। चलते चलते वे यमुना किनारे धोबी घाट पर पहुंचे। वहां का नजारा ही अलग था। सैकड़ों गधे बंधे हुए थे। कुछ रेंग रहे थे, कुछ लात चला रहे थे और कुछ चुपचाप खड़े मार खा रहे थे। एक धोबी अपने गधे को डंडे से पीट रहा था, क्योंकि उसने कपड़ों का गट्ठर गिरा दिया था। गधा मार खाता रहा, लेकिन अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिला।
मुल्ला दोप्याजा ने बीरबल की तरफ देखकर व्यंग्य किया, बीरबल, जरा अपने धैर्यवान मित्र को देखो, इतनी मार पड़ रही है पर भागने का नाम नहीं ले रहा। अगर इसमें रत्ती भर भी अक्ल होती तो ये रस्सी तोड़ाकर भाग जाता। ये वफादारी नहीं, ये अव्वल दर्जे की बेवकूफी है। ये साबित करता है कि गधे और उनकी तरफदारी करने वाले दोनों की अक्ल एक जैसी होती है। बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया, मुल्ला जी, देखने का नजरिया चाहिए। वो गधा जानता है कि धोबी उसका मालिक है, उसे खाना देता है। अगर वो भाग गया तो मालिक का नुकसान होगा और शायद उसे कोई जंगली जानवर खा जाए। वो मार खाकर भी अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ रहा। इसे कहते हैं फर्ज। वैसे भी अपनों के हाथों मार खाने के लिए जिगर चाहिए होता है, जो हर किसी के पास नहीं होता। तभी अचानक एक गधे ने जोर से रेंकना शुरू किया, ढेंचू ढेंचू, ढेंचू ढेंचू। मुल्ला दोप्याजा की बांछें खिल गई। उन्होंने बादशाह से कहा, जहां पनाह, सुन रहे हैं, ये गधा जरूर बीरबल से कुछ कहना चाह रहा है। देखिए, इसकी नजरें बीरबल पर ही है। बीरबल, जाओ जरा अपने भाई बंधु की बात सुनो, शायद कोई गुप्त संदेश हो। अकबर ने हंसी दबाते हुए कहा, हाँ बीरबल, जाओ। तुम तो जानवरों की भाषा समझने का दावा करते हो, पता करो कि माजरा क्या है। बीरबल बिना किसी झिझक के उस रेंगते हुए गधे के पास गए। उन्होंने गधे की गर्दन थपथपाई और अपना कान उसके मुंह के पास ले गए। गधा रेंगता रहा और बीरबल ऐसे सिर हिलाते रहे जैसे कोई बहुत गहरी राजनीतिक चर्चा चल रही हो। दरबारियों और मुल्ला की सांसें थमी हुई थी। वापस लौटकर बीरबल ने बड़ा ही गंभीर चेहरा बनाया। अकबर ने पूछा, कहो बीरबल, क्या समाचार है? क्या गधा तुम्हारी खैरियत पूछ रहा था? बीरबल ने मुल्ला दोप्याजा की ओर एक तीखी नजर डाली और बोले, नहीं जहांपना, गधा मेरी खैरियत नहीं पूछ रहा था। वो तो मुल्ला जी के बारे में बहुत फिक्रमंद था। मुल्ला का चेहरा आश्चर्य से खुला रह गया। मेरे बारे में? भला गधा मेरे बारे में क्या कहेगा? बीरबल बोले, मुल्ला जी, गधे ने मेरे कान में ये कहा, बीरबल, तुम तो अक्लमंद इंसान हो, तुम हम गधों के बीच क्या कर रहे हो? लेकिन वो जो दूसरा आदमी, मुल्ला, तुम्हारे साथ खड़ा है, उसे समझाना कि हमारी बिरादरी में शामिल होने के लिए इतनी उतावली अच्छी नहीं। सिर्फ 2 पैरों पर चलकर और गधों जैसी बातें करके कोई हमारा राजा नहीं बन सकता। अगली बार उसे कहना कि 4 पैरों पर आए और रेंकना सीखे, तभी हम उसे अपना सरदार स्वीकार करेंगे। ये सुनते ही बादशाह अकबर और बाकी सिपाही ठहाके लगाकर हंस पड़े। मुल्ला दोप्याजा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उनका वार उन्हीं पर उल्टा पड़ गया था। दृश्य 2, तंबाकू का खेत और समझदारी की परीक्षा। मुल्ला दोप्याजा इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। वे जानते थे कि बीरबल पान और तंबाकू के शौकीन हैं। चलते चलते वे एक खेत के पास से गुजरे जहां तंबाकू की खेती हो रही थी। इत्तेफाक से वहां एक गधा खड़ा था। गधा हरी घास तो बड़े चाव से खा रहा था, लेकिन जैसे ही उसका मुंह तंबाकू के पौधे के पास गया, उसने उसे सूंघा और मुंह फेर लिया। मुल्ला ने तुरंत अकबर का ध्यान खींचा, जहांपनाह, देखिए, कुदरत का करिश्मा देखिए। गधे भी जानते हैं कि तंबाकू बुरी चीज है, इसलिए वे उसे मुंह नहीं लगाते। लेकिन अफसोस, हमारे बीरबल जैसे विद्वान लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि गधे बीरबल से ज्यादा समझदार हैं, जो अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। मुल्ला को लगा कि इस बार तो बीरबल का कोई जवाब नहीं होगा। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने अपनी पान की डिब्बी निकाली, एक बीड़ा मुंह में दबाया और इत्मीनान से बोले, मुल्ला जी, आपकी पारखी नजर का मैं कायल हो गया। आपने बिल्कुल सच कहा। इस पूरी दुनिया में सिर्फ गधे ही हैं जो तंबाकू नहीं खाते। बाकी अक्लमंद इंसान तो इसका लुत्फ उठाते ही हैं। यहां बीरबल ने बड़ी चतुराई से मुल्ला को भी लपेट लिया। क्योंकि मुल्ला भी तंबाकू नहीं खाते थे, तो परोक्ष रूप से वे भी गधों की श्रेणी में आ गए। बादशाह अकबर अब हंसी के मारे लोटपोट हो रहे थे।
उन्होंने मुल्ला की तरफ देखा, जो अब निरुत्तर हो चुके थे। दृश्य 3, गधों का राजा, अंतिम निर्णय। शाम घिरने लगी थी। वापसी के रास्ते में एक अजीब दृश्य दिखा। एक गड्ढे में एक कमजोर गधा फंसा हुआ था और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उसके चारों तरफ 10-12 गधे खड़े होकर उसे देख रहे थे। न कोई मदद कर रहा था, न कोई रेंक रहा था, बस एकटक देख रहे थे। अकबर ने कहा, देखो, ऐसा लगता है जैसे गधों की शाही सभा चल रही है। बीरबल, अगर तुम्हें इन गधों के लिए एक राजा नियुक्त करना हो तो तुम किसे चुनोगे? मुल्ला ने आखिरी बाजी खेली। वे बोले, जहांपनाह, राजा चुनने के लिए किसी और को ढूंढने की क्या जरूरत? बीरबल को भेज दीजिए। गधों का राजा बनने के लिए जो विशेष गुण चाहिए वो बीरबल में कूट कूट कर भरे हैं। बीरबल ने इस बार बहुत ही विनम्रता और गंभीरता से उत्तर दिया, जहांपनाह, मुल्ला जी ने मुझे गधों का राजा बनने का प्रस्ताव दिया है। मैं इनका आभारी हूं। लेकिन राजनीति शास्त्र कहता है कि एक राजा तभी सफल होता है जब वो अपनी प्रजा के सुख दुख, उनकी भाषा और उनके रहन सहन को गहराई से समझता हो। अब चूंकि मैं तो ठहरा इंसान, गधे मेरी बात को विदेशी भाषा मानकर अनसुना कर देंगे। फिर बीरबल ने मुल्ला के कंधे पर बड़े प्यार से हाथ रखा और बोले, लेकिन जहांपनाह, आज पूरे दिन की बहस में मुल्ला जी ने गधों के मनोविज्ञान, उनके खाने पीने और उनकी सोच पर जो गहरा ज्ञान प्रदर्शित किया है वो अद्भुत है। वे जानते हैं गधा क्या सोचता है, वो तंबाकू क्यों नहीं खाता और वह किसे अपना राजा बनाना चाहता है। इतना भीतरी ज्ञान तो सिर्फ वही शख्स रख सकता है जो आत्मा से उनसे जुड़ा हो। इसलिए गधों के राजा के पद के लिए मुल्ला दोप्याजा से बेहतर और योग्य उम्मीदवार पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिल सकता। अकबर ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, बीरबल, तुम जीत गए। वाकई मुल्ला की गधों के प्रति जानकारी और संवेदना एक राजा जैसी ही है। मुल्ला दोप्याजा का चेहरा देखने लायक था। वे झुंझलाए हुए थे, लेकिन बादशाह के सामने कुछ बोल नहीं सकते थे। अंत में उन्हें भी अपनी हंसी रोकनी पड़ी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बीरबल, तुमसे बहस करना मतलब दीवार पर सिर फोड़ना है। मान गए तुम्हारी अक्ल को। उस रात महल में दावत हुई और गधों का राजा वाली ये कहानी अकबर बीरबल के किस्सों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई। कहानी की सीख, हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता। जीवन में कई बार हमें ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। ऐसे समय में गुस्सा होने के बजाय अगर हम बीरबल की तरह शांत दिमाग और हाजिर जवाबी से काम ले तो हम न केवल अपनी रक्षा कर सकते हैं बल्कि अपमान को सम्मान में भी बदल सकते हैं। दूसरों के लिए गड्ढा न खोदें। मुल्ला दोप्याजा ने बार बार बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वे खुद ही मजाक का पात्र बने। हमें दूसरों की टांग खींचने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। नजरिए का फर्क, मुल्ला ने गधे में सिर्फ मूर्खता देखी, जबकि बीरबल ने उसमें धैर्य और वफादारी। ये कहानी सिखाती है कि हम दुनिया में जो देखना चाहते हैं हमें वही दिखाई देता है। सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति हर चीज में गुण ढूंढ लेता है। जब अकबर ने बीरबल को मूर्खों का गुरु बना दिया, आगरा का शाही दरबार उस दिन कुछ ज्यादा ही रंगीन था। वजह यह नहीं कि कोई उत्सव था, बल्कि इसलिए कि दरबार में अजीब अजीब फरियादी आए हुए थे। कोई कह रहा था कि उसकी छाया चोरी हो गई, कोई शिकायत कर रहा था कि उसका पड़ोसी हवा ज्यादा खा गया, और कोई ये साबित करने में लगा था कि उसकी मूर्खता दरअसल बहुत बड़ी विद्वता है। अकबर सिंहासन पर बैठे बैठे सिर पकड़ चुके थे। बीरबल, अकबर ने गहरी सांस ली। क्या हमारे राज्य में समझदार लोग खत्म हो गए हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, समझदार कम नहीं हुए, बस मूर्खों को बोलने का ज्यादा मौका मिल गया है। दरबार में ठहाका गूंज उठा। तभी एक दरबारी बोला, जहांपनाह, आजकल हर कोई खुद को सबसे बड़ा बुद्धिमान कहता है, पर काम ऐसा करता है कि सिर दीवार में मारने का मन करे।
अकबर को अचानक एक शरारती ख्याल आया। उनकी आंखें चमक उठीं। बीरबल, हुक्म, अगर मूर्खता इतनी बढ़ गई है तो क्यों न हम इसके लिए एक गुरु ही नियुक्त कर दें। पूरा दरबार सन्न। अकबर ने ऐलान किया, आज से बीरबल हमारे राज्य के मूर्खों के गुरु होंगे। एक पल को खामोशी छा गई, फिर जोरदार हंसी। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, गुरु बनने के लिए शिष्य भी तो चाहिए होंगे। अकबर मुस्कराए, उसकी चिंता मत करो, हमारे राज्य में शिष्यों की कमी नहीं। पहला दिन मूर्खों की कक्षा। अगले दिन महल के एक बड़े प्रांगण में तख्तियां टांग दी गई। मूर्खता प्रशिक्षण केंद्र। प्रवेश निःशुल्क, दिमाग साथ लाना मना है। सुबह होते ही अजीबोगरीब लोग इकट्ठा होने लगे। पहला आया चतुरदास, जो बोला, मैं इतना बुद्धिमान हूं कि बिना सोचे फैसले लेता हूं। दूसरा ज्ञानू मियां, जो हर सवाल का जवाब देता, चाहे उसे कुछ पता हो या नहीं। तीसरा लालू पहलवान, जो मानता था कि जोर से बोलना ही तर्क होता है। और चौथा बुद्धिमती देवी, जो हर बात में खुद को सही और बाकी सबको मूर्ख समझती थी। बीरबल आए, चटाई पर बैठे और बोले, बधाई हो, आप सब मूर्खता में पीएचडी करने आए हैं। सब खुश हो गए। पहला पाठ, बिना सोचे विश्वास। बीरबल ने कहा, जो आदमी बिना सोचे हर बात मान ले, वही सबसे बड़ा विद्वान है। चतुरदास ने तुरंत सिर हिलाया, बिल्कुल सही। बीरबल ने जमीन पर एक पत्थर रखा और बोले, ये पत्थर सोना है। सब चिल्लाए, वाह, कितना चमकदार सोना है। बीरबल मुस्कराए, शाबाश, आप सबने पहला पाठ सीख लिया। आंखों से नहीं, मुंह से सोचना। दूसरा पाठ, ज्यादा बोलना। ज्ञानू मियां खड़े हुए, मैं सब जानता हूं। बीरबल ने पूछा, तो बताओ, खाली बर्तन ज्यादा आवाज क्यों करता है। ज्ञानू मियां बोले, क्योंकि उसमें आत्मविश्वास होता है। पूरा वर्ग तालियां बजाने लगा। बीरबल बोले, सही, और इंसान भी जब खाली होता है तो सबसे ज्यादा बोलता है। कुछ को बात चुभ गई, पर वे समझ नहीं पाए। तीसरा पाठ, ताकत ही बुद्धि है। लालू पहलवान बोले, जिसकी आवाज ऊंची वही सही। बीरबल ने कहा, तो आओ, पत्थर से बहस कर लो। लालू पत्थर पर चिल्लाने लगे। पत्थर चुप रहा। बीरबल बोले, देखा, पत्थर जीत गया, क्योंकि मूर्ख वही है जो दीवार से तर्क करे। दरबार में हंगामा। कुछ ही दिनों में पूरे शहर में चर्चा फैल गई। बीरबल मूर्खों को पढ़ा रहे हैं। लोग कतार में आने लगे। कई तो खुद को बुद्धिमान साबित करने आए, पर दाखिला मूर्खता में हो गया। अकबर दूर से ये तमाशा देख रहे थे। एक दिन उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या सच में मूर्ख सुधर रहे हैं। बीरबल बोले, जहांपनाह, मूर्ख कभी सुधरता नहीं, लेकिन उसे आईना दिखाया जा सकता है। असली परीक्षा। बीरबल ने अंतिम दिन घोषणा की, आज अंतिम परीक्षा है। जो पास होगा वही बुद्धिमान कहलाएगा। सब उत्साहित। परीक्षा का सवाल था, तुम मूर्ख क्यों हो। सब चुप। काफी देर बाद एक आदमी बोला, क्योंकि मैं सब कुछ जानने का दावा करता हूं। दूसरा बोला, क्योंकि मैं कभी गलती नहीं मानता। तीसरा बोला, क्योंकि मैं सुनता नहीं, बस बोलता हूं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, आप सब पास। दरबार में सब बुलाए गए। अकबर ने पूछा, ये कैसे पास। बीरबल बोले, जहांपनाह, जो अपनी मूर्खता पहचान ले वही बुद्धिमानी की पहली सीढ़ी चढ़ता है। अंतिम मोड़। अकबर हंस पड़े, तो बीरबल, अब आप मूर्खों के गुरु नहीं रहे। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं जहांपनाह, मैं बस लोगों को यह सिखा रहा था कि सबसे बड़ी मूर्खता है खुद को कभी मूर्ख न मानना। अकबर ने फरमान सुनाया, आज से हमारे राज्य में मूर्खता करमुक्त है, लेकिन घमंड दंडनीय अपराध। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। मोरल बटा सीख, जो खुद को सबसे बड़ा बुद्धिमान समझे वही सीखने से सबसे दूर होता है।
अपनी मूर्खता पहचान लेना ही सच्ची समझदारी की शुरुआत है। बीरबल और वो औरत जो खुद को सबसे चतुर कहती थी। दिल्ली के शाही दरबार में उस दिन कुछ अजीब सा माहौल था। दरबार हमेशा की तरह सजा हुआ था। अकबर सिंहासन पर विराजमान थे। बीरबल अपने शांत मुस्कान वाले अंदाज में पास खड़े थे और दरबारी अपनी अपनी जगह पर। तभी दरबार के द्वार पर शोर हुआ। हमें बादशाह से मिलना है। हम बहुत बड़ी विदुषी है। हमसे ज्यादा चतुर पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं। दरबान घबराकर अंदर आया। जहांपनाह, एक औरत आई है। कहती है कि वो दुनिया की सबसे चतुर इंसान है। अकबर की भौहें तंग गई। सबसे चतुर? वो भी औरत? दरबार में हल्की सी हंसी फैल गई। अकबर ने इशारा किया, भेजो, देखते हैं कितनी चतुर है। दरबार में एक मध्यम उम्र की औरत आई। माथे पर तेज, आंखों में आत्मविश्वास, पहनावे में सादगी, लेकिन बातों में घमंड टपकता हुआ। उसने बिना झुके कहा, जहांपनाह, मैं चंद्रकला हूं और मैं दावा करती हूं कि मुझसे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं, यहां तक कि आपके बीरबल भी नहीं। पूरा दरबार सन्न रह गया। सबकी नजर बीरबल पर गई। बीरबल हल्के से मुस्कराए। अच्छा, तो ये चुनौती है? चंद्रकला ने छाती चौड़ी की। चुनौती नहीं, सच्चाई है। अकबर को मजा आ गया। तो ठीक है, अगर तुम बीरबल से ज्यादा चतुर साबित हुई तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, सोने की 100 मोहरें। चंद्रकला चमक उठी। और अगर मैं हार गई? अकबर बोले, तो तुम्हें मानना होगा कि घमंड सबसे बड़ी मूर्खता है। चंद्रकला ने बिना सोचे कहा, मंजूर। पहली परीक्षा, सच्चाई की थाली। अगले दिन बीरबल ने पहली परीक्षा रखी। दरबार में एक थाली रखवाई गई जिसमें सोना, चांदी, मिट्टी और राख थी। बीरबल बोले, इस थाली में से बताओ, सबसे कीमती क्या है? चंद्रकला तुरंत बोली, सोना। इसमें कोई शक? दरबार में कुछ लोग सिर हिलाने लगे। बीरबल मुस्कराए, गलत। सब चौंक गए। बीरबल बोले, सबसे कीमती है मिट्टी, क्योंकि अगर मिट्टी न हो तो न सोना मिलेगा, न चांदी, न इंसान। अकबर हंस पड़े। चंद्रकला का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। एक भूल से कोई हार नहीं मानता, वो बोली। दूसरी परीक्षा, झूठ की पहचान। अगले दिन बीरबल 3 लोगों को दरबार में लाए। तीनों ने दावा किया, मैं सबसे ईमानदार हूं। बीरबल ने चंद्रकला से कहा, इनमें से झूठा कौन है? चंद्रकला ने तीनों को घूरा, सवाल पूछे, चाले चली और आखिर एक आदमी की ओर इशारा किया। यही झूठा है। बीरबल ने तुरंत कहा, गलत। फिर बीरबल ने बताया, जो खुद को बार बार ईमानदार बताए वही सबसे बड़ा झूठा होता है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। चंद्रकला की पेशानी पर पसीना आ गया। तीसरी परीक्षा, चतुराई का असली चेहरा। अब चंद्रकला झुर्ला चुकी थी। उसने कहा, अब मेरी बारी, मैं बीरबल की परीक्षा लूंगी। अकबर ने अनुमति दे दी। चंद्रकला बोली, बीरबल, एक रात में मुझे ऐसा तोहफा दो जो न खरीदा जा सके, न बेचा जा सके, न चुराया जा सके। दरबार में सन्नाटा छा गया। अगले दिन बीरबल खाली हाथ आए। चंद्रकला हंसते हुए बोली, तो मान लो हार। बीरबल बोले, नहीं, तोहफा तुम्हारे पास पहले से है। क्या? चंद्रकला चौंकी। बीरबल बोले, नींद, जो रात तुम चैन से सोती हो, वो न खरीदी जा सकती है, न बेची, न चुराई। अकबर जोर से हंसे। वाह बीरबल, असली चाल। लेकिन बीरबल यही नहीं रुके। उन्होंने अकबर से धीरे से कहा, जहांपनाह, इसकी असली परीक्षा अभी बाकी है। अगले दिन बीरबल ने घोषणा करवाई, चंद्रकला को शाही खजाने की देखरेख सौंपी जाती है, 1 दिन के लिए। चंद्रकला फूली नहीं समाई। पूरा दिन उसने हिसाब किताब देखा, सोने को गिना, मोहरों को छुआ। लेकिन रात को बीरबल ने एक छोटी चाल चली।
उन्होंने एक गलत अफवाह फैलाई। खजाने में कमी पाई गई है। सुबह चंद्रकला कांपती हुई दरबार में आई। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। बीरबल ने पूछा, क्या हुआ? सबसे चतुर इंसान डर क्यों रहा है? चंद्रकला टूट गई। मुझसे भूल हो गई। मैंने लालच में कुछ मोहरें छुपा ली। पूरा दरबार स्तब्ध। बीरबल बोले, यही फर्क है चतुराई और बुद्धि में। चतुर आदमी दूसरों को ठगता है, पर बुद्धिमान खुद को जीत लेता है। अंत और पश्चाताप। चंद्रकला रोने लगी। मैंने घमंड में खुद को सबसे ऊपर समझा, पर मैं अंदर से खोखली थी। अकबर बोले, तुम्हारी सजा यह है कि तुम बीरबल से सीखोगी निस्वार्थ बुद्धि। बीरबल मुस्कराए। और पहला सबक यही, जो खुद को सबसे चतुर कहे वही सीखने से सबसे दूर होता है। चंद्रकला ने सिर झुका लिया। मोरल बटा सीख। चतुराई घमंड से जन्म लेती है, लेकिन सच्ची बुद्धि विनम्रता से। जो खुद को सबसे बड़ा समझे वही सबसे पहले गिरता है।